हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं यूट्रोफिकेशन के और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यूट्रोफिकेशन होता क्या है। ग्रीक वर्ड में अगर देखें कि ये यूट्रोफिकेशन वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ये ग्रीक का वर्ड है जिसमें यू का मतलब होता है गुड या वेल और ट्रोफोस का मतलब होता है फूड। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि न्यूट्रिएंट रिच, या ऐसी बात हो रही है जहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, एडुकेट एंड वेल फूड प्रेजेंट है। अच्छा, डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन से आपको इस टर्म का मीनिंग समझ में आएगा कि प्रोसेस ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स बिल्डिंग अप इन अ लेक या पॉन्ड ऑफ स्टैग्नेंट वाटर। क्या होता है कि जितने भी स्टैग्नेंट वाटर होते हैं, यानी कि जो पानी रुका हुआ स्टिल वाटर जो होता है, चाहे वो लेक का कह लें, पॉन्ड का कह लें, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट जो हो जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, जैसे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स अगर ज़्यादा अमाउंट में उस स्टैग्नेंट वाटर में बन गया है, बिल्डअप हो गया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैदा हो गया है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो आई होप कि डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि यूट्रोफिकेशन जो होता है वो होता कैसे है, उसकी पूरी इस फ्लो चार्ट से हम समझते हैं उस पूरी प्रोसेस को। आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यूट्रोफिकेशन स्टार्ट कैसे होता है। जैसे जितना भी एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, या जितने भी अनट्रीटेड सीवेज होते हैं, या इंडस्ट्रियल जितने भी इफ्लुएंट्स होते हैं, मतलब अब ये वर्ड्स बहुत टफ आपको लग रहे होंगे, तो यहाँ पे आप समझिए कि जैसे एग्रीकल्चर का रन ऑफ हुआ, कि यानी कि जो हम खेतों में जो पानी एक्स्ट्रा है, या जो खेतों का पानी आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स प्रेजेंट होते हैं, पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो पानी आ रहा है, और जितना भी सीवेज का पानी आ रहा है जो कि ट्रीट नहीं किया गया है, अनट्रीटेड वाटर जो आ रहा है, यानी कि जो गंदा पानी आ रहा है, और साथ में इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका डायरेक्ट ओपनिंग जो है हम डायरेक्ट रिवर या पॉन्ड में कर देते हैं, तो वो सारा जो गंदा पानी जो आ रहा है वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन टू एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अपने साथ जो है क्या लेके आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स लेके आ रहा है। यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रेट्स प्रेजेंट होंगे, फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे, यानी कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, एनरिचमेंट हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो जाएगा वहाँ पे, इन्हीं सब के थ्रू आ जाएगा उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में, यानी कि जो पानी का इकोसिस्टम है वहाँ पे। फिर उसके बाद जब ये सारा न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पे एल्गी का ग्रोथ होगा। क्या दिखा है कि ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी, एल्गी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ होगी उसकी, और वो कंडीशन कहलाएगी एल्गल ब्लूम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एल्गी प्रेजेंट हो जाएगी। फिर वो एल्गी क्या करेगी, अच्छा एल्गी करती है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो सरफेस लेयर होती है, जो ऊपर की लेयर है, उसको कवर कर लेगी, यानी कि जो टॉप की लेयर है उस पर पूरा एल्गी एक कवरिंग बना लेगी, सरफेस लेयर को ढक लेगी अपने ऐसे। फिर उसके बाद क्या करेगी कि वो जब ढक लेगी, अगर कोई चीज़ सपोज करिए ढक जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे कोई भी बाहर की चीज़ एंटर नहीं कर पाती। तो सेम उसी तरह एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो सरफेस लेयर अगर एल्गी से ढक गई है, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो सनलाइट का पेनिट्रेशन है, यानी कि जो सनलाइट नेचुरल जो लाइट जा रही है अंदर, वो तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी रुक जाएगी, वहाँ पे सनलाइट नहीं जाएगी। तो क्या होगा, जो अंदर पानी के अंदर जो प्लांट्स होंगे, जो एल्गी होंगी, वो सारे क्या होंगी, उनकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगे, एल्गी एंड प्लांट्स डाई। फिर उसके बाद क्या होगा, जब इनकी डेथ हो जाएगी, इन प्लांट्स की जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो वो उनको डिकम्पोज करेंगे, मतलब जो बैक्टीरिया होंगे वहाँ पे वो क्या करेंगे, ये जितना भी डेड और डिकेइंग मैटर होगा उसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा, उनको ब्रेक डाउन करने लगेंगे। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एनॉक्सिया कंडीशन बन जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन कम हो जाएगा वहाँ पे। और जब ऑक्सीजन कम होगा तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो सारे क्या होंगे, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन की कमी की वजह से डाई यानी कि उनकी मौत हो जाएगी। और फिर क्या होगा, जब एक्वेटिक इकोसिस्टम के सारे ऑर्गेनिज्म धीरे 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 उनकी डेथ होने लगेगी तो क्या होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि वहां पे एक्वेटिक इकोसिस्टम का पतन हो जाएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि आपने समझा कि यूट्रोफिकेशन होने से कितना हार्मफुल है, हमारा पूरा पूरा इकोसिस्टम लॉस हो रहा है। पानी का जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो पूरा उसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है यूट्रोफिकेशन की वजह से। तो यूट्रोफिकेशन हमारे लिए कितनी हार्मफुल है, तो हमें सबसे पहले अब हम जानते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, फिर हम उसके इफेक्ट्स और कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। तो नेचुरल में क्या है कि एक तो होता है नेचुरल इकोसिस्टम जो अपने आप से होता है, उसमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वहां पे क्या होता है कि जैसे न्यूट्रिएंट्स का जो डिपोजिशन है वो नेचुरली हो रहा है, यानी कि जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स हैं उनका डिपोजिशन वो इकट्ठा अपने आप से नेचुरली हो रहे हैं। फिर ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स जो डिकम्पोज होते हैं उनसे ऑर्गेनिक मैटर बनेगा। और ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये बहुत सेंचुरीज में बनता है, मतलब बहुत कई सदियों बाद बनता है। मैन मेड यूट्रोफिकेशन कैसे हो रहा है, वो हो रहा है कि बाय द इनपुट्स कम फ्रॉम अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज, जितना भी सीवेज डिस्चार्ज आ रहा है जो अनट्रीटेड है, जिसको ट्रीट नहीं किया गया है, या जो फर्टिलाइजर्स का रन ऑफ आ रहा है, जितने भी फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्ट आ रहे हैं फ्रॉम फार्म फील्ड्स, जितने भी फार्म फील्ड से ये सारी चीजें आ रही हैं, या किसी पार्क से, फ्रॉम एनिमल वेस्ट, या जितना भी एनिमल वेस्ट है, या जितना भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है ना, तो वो सारा जितना भी अनट्रीटेड मटेरियल आ रहा है वो कहीं ना कहीं यूट्रोफिकेशन करता है। फिर उसके बाद डिटर्जेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स कंट्रीब्यूट टू नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, जो हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं अपने एग्रीकल्चरल फार्म में, तो वो सारे भी नाइट्रेट और फॉस्फेट्स को लेकर के अपने साथ आते हैं। फिर ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन इन कोस्टल एरियाज एंड लेक्स, और जितना भी अर्बन पॉपुलेशन जो कोस्टल एरियाज में जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं या ओशंस हैं, जितने भी हमारे सी हैं, उन सब के जो कोस्टल एरियाज पे जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वो लोग भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिम्मेदार हैं इसके यूट्रोफिकेशन के, क्योंकि वो सारा जो भी मटेरियल है, जो भी अनट्रीटेड वेस्ट है उनका, वो सारा कुछ जो है पानी में डाल देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यूट्रोफिकेशन कॉज करने में। तो ये आ जाता है कि मैन मेड यूट्रोफिकेशन होता है, और ये जो है बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सदियों नहीं लगते, ये बहुत ही कम ईयर्स में ही यूट्रोफिकेशन हो जाते हैं। फिर अगर बात करें इफेक्ट्स की, तो यूट्रोफिकेशन के इफेक्ट्स क्या हैं, तो इफेक्ट्स तो बहुत हार्मफुल है। सबसे पहला आता है कि वो पूरे इकोसिस्टम को ही चेंज कर देता है। अब ये कैसे इकोसिस्टम चेंज कर रहा है ये जानते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या करता है, इवेंचुअली क्रिएट्स डेट्राइटस लेयर इन द पॉन्ड एंड लेक्स। यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होता है, एक डेट्राइटस लेयर बन जाती है। अब ये डेट्राइटस मतलब क्या होता है, यानी कि जितना भी डेड और डिकेइंग मैटर होता है, जैसे जो प्लांट्स और एनिमल जो सड़ जाते हैं, यानी कि जो डिकम्पोज फॉर्म में होते हैं, वो जो है एक लेयर बना देते हैं पॉन्ड या लेक्स पे। जो भी स्टैग्नेंट वाटर होता है, यानी कि जो रुका हुआ पानी होता है, उस पे एक लेयर बना लेते हैं एंड इवेंचुअली क्रिएट शैलोवर डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज। और क्या करते हैं, एक शैलोवर डेप्थ क्रिएट करते हैं वाटर बॉडीज में। फिर उसके बाद क्या होता है, इवेंचुअली द वाटर बॉडी इज रिड्यूस्ड इनटू मार्श whose plant community is transformed from aquatic environment to recognizable terrestrial ecosystem। और फिर क्या होता है कि वो वाटर बॉडी क्या करती है कि वो धीरे धीरे वहां पे पानी की जगह मार्शी एरिया बन जाता है, यानी कि दलदल बन जाता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है जहां पे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बदल जाता है, यानी कि जहां पे एक टाइम पे एक्वाटिक एनवायरनमेंट था वहां पे अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बन गया है। यानी कि ये क्या हो रहा है कि जितना भी डेट्राइटस था वो सारा एक लेयर बनाते और उसको पूरा मार्शी एरिया बना देता है, और फिर उसके बाद वही मार्शी एरिया जो है चेंज हो जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम कहीं ना कहीं चेंज हो जा रहा है, यानी कि पूरा एक इकोसिस्टम ही बदल गया वहां पे यूट्रोफिकेशन की वजह से।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, हमारी बायोडाइवर्सिटी भी कम हो रही है। कैसे? एल्गल ब्लूम रिस्ट्रिक्ट द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, हमने अभी पढ़ा था उसके जब हमने उसकी प्रोसेस पढ़ी थी तो उसमें ये देखा था कि जो एल्गल ब्लूम क्या करता है वो सनलाइट को पेनिट्रेट करने से रोक देता है, यानी कि वाटर बॉडी में जो भी स्टैग्नेंट वाटर होता है वहां पे सनलाइट का पेनिट्रेशन नहीं हो रहा होता है, सनलाइट जा ही नहीं पाती वहां पे क्योंकि एक लेयर तो पहले से बनी हुई है एल्गी की। एंड अफेक्ट्स द फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स रिजल्टिंग इन देयर डेथ। अब क्या होता है कि प्लांट्स हमने पढ़ा है कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन वो अपना खाना जब खुद बनाते हैं तो वो कोई रॉ मटेरियल भी तो यूज करते हैं, तो वो रॉ मटेरियल सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सनलाइट तो नीचे जा ही नहीं रही है, तो जब सनलाइट ही नहीं पहुंचेगी तो वो प्लांट्स क्या होगी, उनकी डेथ हो जाएगी, उनका खाना ही नहीं बनेगा तो वो डेथ हो जाएगी उनकी। फिर उसके बाद आता है कि बैक्टीरिया कंज्यूम ऑल द ऑक्सीजन एंड दस क्रिएटिंग एनॉक्सिक कंडीशंस लीडिंग टू द डेथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो वहां पे होते हैं वो क्या करते हैं, सारा ऑक्सीजन वो खुद ले लेते हैं, डिकम्पोज करने में ये सारा मटेरियल जो प्लांट और एनिमल का जो होता है, तो क्या होता है कि वहां पे एनॉक्सिक कंडीशन बन जाती है, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि उनकी डेथ होनी है। तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स वहां पे पानी में बहुत सारे जीव प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो क्या हो रहे हैं, सारे जो है डिक्रीज हो जा रहे हैं, खत्म हुए जा रहे हैं। तो हमें पूरा बायोडाइवर्सिटी हमारा लॉस हो रहा है यूट्रोफिकेशन की वजह से। फिर नेक्स्ट आता है न्यू स्पीशीज का इन्वेजन हो रहा है, यानी कि क्या होता है कि यूट्रोफिकेशन में कॉज द नॉर्मल लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स टू अबंडेंट लेवल रिजल्टिंग इन द शिफ्टिंग इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ इकोसिस्टम। क्या हो रहा है कि वहां पे अब कुछ अमाउंट में ही न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट में सनलाइट, यानी कि सनलाइट तो बहुत ही कम अमाउंट में है, जब जा ही नहीं रही तो वहां पे मिलेगी क्या। तो क्या हो रहा है, उन्हीं स्पीशीज के बीच में एक दूसरे में आपस में बहुत कंपटीशन हो जाएगा, और कंपटीशन हो जाएगा तो नई नई जो स्पीशीज है उनके बीच में इन्वेजन शुरू हो जाएगा। यानी कि इन्वेजन का देखो, इन्वेजन की मीनिंग तो होती है मतलब आक्रमण, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पीशीज के बीच में ही कंपटीशन हो जाएगा, वो एक दूसरे को के ही दुश्मन हो जाएंगे। तो ये क्या है, यूट्रोफिकेशन कहीं ना कहीं बहुत हार्मफुल है। फिर आता है नेक्स्ट आता है टॉक्सिसिटी, यानी कि यूट्रोफिकेशन की वजह से टॉक्सिसिटी कैसे होती है। सम अल्गल ब्लूम्स व्हेन डाई और ईटन रिलीज न्यूट्रोटॉक्सिन। क्या होता है कि कुछ एल्गी जो होती हैं, जो एल्गल ब्लूम है, वो क्या करते हैं, जब मर जाते हैं, जब डेथ हो जाती है उनकी, तो वो एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन या हेप्टोटॉक्सिन, विच कैन किल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। जो कि क्या करते हैं, ये टॉक्सिन इतने हार्मफुल होते हैं, जैसे सपोज जो माइक्रोसिस्टिस होता है वो माइक्रोसिस्टिन रिलीज करता है, तो ये एक ऐसा टॉक्सिन है जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इससे उनकी डेथ हो जाती है। फिर डिक्रीज वाटर ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू इंक्रीज टर्बिडिटी। इतनी ज्यादा टर्बिड कंडीशन हो जाती है कि जो वाटर की ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि पानी में क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट लुक आता है ना, कि हमें नीचे की चीजें दिखा करती हैं अगर पानी साफ होता है, और स्टैग्नेंट वाटर तो साफ होता है जनरली, लेकिन अगर एल्गल ब्लूम ज्यादा है, यूट्रोफिकेशन है, तो कहाँ से वो साफ होगा। तो हमारी ट्रांसपेरेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि टर्बिडिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। फिर लॉस ऑफ कोरल रीफ्स का लॉस हो रहा है, ये खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। फिर पानी का कलर और स्मेल भी पानी का चेंज हो जा रहा है, कलर एकदम ग्रीन हो जाता है या डार्क ब्राउन हो जाता है, मतलब जिस टाइप का होगा, गंदा हो जाता है, और स्मेल बहुत ज्यादा करता है। फिर उसके बाद आता है कि हेवी एल्गल ग्रोथ ऑल्सो रिजल्ट इन द क्लॉगिंग ऑफ फिल्टर्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। और अगर हम सपोज करिए कि इसको हम ट्रीट भी करने की कोशिश करें, जो वाटर जो इतना हार्मफुल वाटर है, इसको ट्रीटमेंट प्लांट से अगर हम ट्रीट भी करना चाहेंगे, तो ये जो एल्गी का ग्रोथ इतना ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो ये क्या करता है, जो हमारे फिल्टर्स होते हैं उनमें जाके इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, क्लॉगिंग की कंडीशन हो जाती है, मतलब वहां पे वो उन सबको ढक लेता है, फिल्टर्स को ही ढक लेता है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं हार्मफुल है। तो ये तो हुए, हमने देखा कि यूट्रोफिकेशन से के इफेक्ट्स क्या क्या है, वो कहाँ तक हमारे लिए हार्मफुल है। अब हम बात करते हैं कि हमें इसको कंट्रोल कैसे करना है, हमें बचाना भी तो है अपने इन्वायरमेंट को, तो कैसे कंट्रोल करना है।
तो सबसे पहला मेथड है कि हमें जो जितना भी स्ट्रीट का रन ऑफ है उसको ट्रीट करना है, यानी कि हम जहाँ पे रहते हैं जितना भी स्ट्रीट का रन ऑफ निकलता है उन सबको ट्रीटमेंट की जरूरत है। उन सबको ट्रीट करके ही वो उस वाटर को जो है किसी भी वाटर बॉडी में भेजना है, यानी कि वो तब वहां पर जाए। ऐसे ही नहीं कि सारा गार्बेज लेकर के जा रहा है, सारा रन ऑफ लेके जा रहा है सारी चीजों को, उसको ट्रीट करने की जरूरत है। फिर आता है रिडक्शन इन द एमिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम व्हीकल्स एंड पावर प्लांट्स। जितने भी पावर प्लांट्स हैं या जितनी भी गाड़ियां चलती हैं रोड्स पे, इनका जो एमिशन होता है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स बनते हैं, इनका जो एमिशन होता है, इसको रिड्यूस करना है, इसको कम करने की जरूरत है। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे सपोज करिए कोई इंडस्ट्री है, उससे जितना भी इफ्लुएंस निकल रहा है, यानी कि जितनी भी चीजें आ रही हैं, वो जितना भी वेस्ट आ रहा है, वो सब क्या है, वो सारा कुछ वाटर बॉडी में जाता है। तो यही तो कॉज कर रहा है यूट्रोफिकेशन, जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हमारे मर रहे हैं, पूरी पूरी डाइवर्सिटी गायब हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमें इस इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस को भी ट्रीट करके तब फिर उसको जो है वाटर बॉडी में बाहर करना है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो हम लोग फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, ज्यादा अमाउंट में हमें जो है वीट, ये जितने भी ग्रेन्स हैं, इनको बनाने के लिए जो है, इनका प्रोडक्शन करने के लिए हम बहुत ज्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ना, कि हमारी प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं हार्मफुल भी है, तो इसको जो है इम्प्रूव करना है, इसकी एफिशिएंसी को। फिर उसके बाद इससे बेहतर है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें, यानी कि हम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का कम से कम यूज करें और हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जिसमें हम काउडंग का वेस्ट यूज करें, वर्मी कंपोस्ट बना करके जो है उसको यूज करें। फिर आता है एल्गल ब्लूम को रिमूव करने की जरूरत है। रेस्ट्रिक्टिंग लाइव स्टॉक वेस्टेड टू एंटर इनटू द वाटर बॉडीज, और जो हमारे डेली का वेस्ट होता है उसको वाटर बॉडी में जाने से रोकनी, यानी कि हम जो क्या होता है कि हम लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं ह्यूमन खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपने ही हार्मफुल उसके लिए। नेचर को कहीं ना कहीं हम ही हर्ट कर रहे हैं। क्या करते हैं कि हम सारा गार्बेज वाटर बॉडी के साइड में ही जाके डाल देते हैं, डंप कर देते हैं, वहीं पे जा करके फेंक देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, यही तो यूट्रोफिकेशन कॉज कर रहा है। अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कि एक एल्गीसाइड है, एंड क्लोरीन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी ससेप्टेबल टू यूट्रोफिकेशन। और हम क्या करें, वाटर बॉडीज पे, उनकी सरफेस पे ये जो कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे CuSO4 का सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट, ये क्या करता है, ये एक एल्गी को किल करता है, एल्गीसाइड है। और क्लोरीन का यूज करें ताकि उससे क्या हो, इन सब की ग्रोथ जो है वो रुक जाए। तो ये तो हुए कुछ मेथड्स, मुझे जितने भी मिले, मुझे जितने तरीके समझ में आए, ये मेरे तरीके हैं। तो आई होप कि आपको ये कंट्रोल के मेजर्स समझ में आए हों, आपको इस वीडियो के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू।